नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद हूं और आप देख रहे हैं लोक चेतना। काफी पहले, शायद कॉलेज के दिनों में, एक शेर सुना था। मक्तल से बचकर हमने जहां पनाह ली, हमें क्या मालूम था वही कातिल का घर था। लंबे अरसे बाद ये शेर दोबारा जहन में कौंधने लगा। वजह थी चाईबासा में 7 बच्चों जो एचआईवी संक्रमित होने की सूचना, जानकारी। बच्चे पहले से थैलीसीमिया से पीड़ित थे। राहत के लिए हॉस्पिटल गए थे, सदर हॉस्पिटल। वहां के ब्लड बैंक से उन्होंने ब्लड लिया और अब एक नई मुसीबत, एचआईवी पॉजिटिव हुए। रांची में भी एक केस पहले से आया था। और इस मुद्दे पर जो ज्यादा परेशान करने वाली बात मेरे जैसे लोगों के लिए है वो ये है कि इस मुद्दे पर जिस हिसाब से सोसाइटी का एक रुख दिखना चाहिए, जो रिएक्शन दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। स्पंदन कम है। ऐसे मामले में शायद लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोनों मामले अलग अलग हैं। हो सकता है महत्व कम या ज्यादा अपने अपने हिसाब से लोग आकलन करें। लेकिन उसी चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के बाद जो बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक चले, वो था सड़क के, जो वहां हाईवे है उसमें बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री का मामला। लेकिन इस इशू पर, बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने के इशू पर कोई बड़ा उबाल आया हो, या कम से कम डिस्कोर्स में भी कुछ बड़ी बहस और लोगों की चिंता सामने आई हो, ऐसा मेरे हिसाब से कम दिखा। थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए था। इस इश्यू पर बात करने के लिए जो सबसे उपयुक्त पात्र पूरे झारखंड में, मैं तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर उन्हें रक्तदूत, रक्तवीर, इन उपनामों से विभूषित करना चाहता हूं। वैसे लोग उन्हें अतुल गेरा के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ अतुल गेरा जी हैं और इस विषय पर हम बात करेंगे। स्वागत है अतुल गेरा जी आपका। और सबसे पहले हम इस थैंक यू। पूरे मामले में जो कुछ हुआ है, जो कुछ होना चाहिए था, और आगे जो चीजें संभावित है, मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगा। जो आपके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है, अतुल गेरा जी। धन्यवाद अरविंद जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कई सालों से ये पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस बहुत नेग्लेक्टेड रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। और खासकर मुझे लगता है, अगर हम समय आपको बता पाएं तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्वास्थ्य सचिव आए, मैं तो उनका नाम भी लेना चाहूंगा। सचिव जैसे मिसेस निधि खरे, मिस्टर सुधीर त्रिपाठी, डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जैसे व्यक्ति, कुछ समय तक मिस्टर के सोन रहे। तो ये मुझे मैं बहुत कन्विक्शन के साथ आपको बता रहा हूँ, जब ये ऐसे चारों ऑफिसर जो भी जितने टेन्योर में रहे, कम से कम नॉट ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, जब वो स्वास्थ्य विभाग को देख रहे थे तो बेहतरी की ओर था। और वो पहले बहुत कुछ समय पीछे चला गया, और उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया जिसमें बहुत चीजें इंप्रूव हो रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद 2019 से चीजें बहुत डिटोरिएट की। और वो ऐसा समय आ गया कि कोई सुनने वाला ही नहीं था। इट वाज लाइक कि आप बस दीवार या एक कंक्रीट वॉल से बात कर रहे हैं। उसका एक सबूत ये भी है कि जो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, मतलब 2018 में उसकी आखिरी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये आज तक नहीं हुई। तो ये पिछले 6 साल में सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को लेकर हर वो चीज, चाहे वो ब्लड बैंक हो, उनका कलेक्शन, उनका टेस्टिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए, उसके बाद क्योंकि उस कमेटी को हेड खुद स्वास्थ्य सचिव करते हैं। उसके जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी या जो अब जो हम लोग नोडल्स, जो डीजीएचएस में वो चला गया है, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, तो उनके अधिकारी उसके साथ होते हैं।
कंप्लायंसेस के लिए ड्रग कंट्रोलर होती हैं, उसमें अभी होती हैं, क्योंकि वो महिलाएं इस वक्त इसलिए मैंने होती हैं कह दिया, कई सालों से हैं वो। तो उनकी टीम होती है, और इस तरह पूरी जो एजेंसी है, जो पॉलिसी मेकिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग, ये सारे लोग होते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक के बाकी अधिकारी, टेक्निकल एक्सपर्ट, ये सारे लोग होते हैं। तो एक फोरम होता है जहां हम अपनी बातें को रखते हैं, कहीं कोई इशू है, शॉर्टफॉल्स है, वहां पे बताते हैं। इसकी मीटिंग 6 साल से नहीं हुई। इसके बाद खासकर जब हम थैलेसीमिया और सिकल सेल की बात करें, तो 2018 में ही एक हमारे यहाँ एक बड़ा परिवर्तन हुआ इनको लेकर, जो थैलेसीमिया का पहला डे केयर सेंटर खुला रांची सदर अस्पताल में, द फर्स्ट डे केयर सेंटर ऑफ द स्टेट। उस समय एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई कि भाई अब इतने कुछ हजार बच्चे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनका हर चीज। तो 3 एस्पेक्ट है, जैसे किसी भी बीमारी का होता है, एक प्रिवेंशन है, दूसरा उसका केयर है, और तीसरा क्योर है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कदम उठाने हैं, क्या करने की जरूरत है, पूरी प्लानिंग। फिर केयर, जो बच्चों को हो चुका है, जो इस वक्त है हमारे बीच, उनको हम कैसे बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। तो उनके जो एसओपीज हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे वो पूरा इलाज हर जिले में पहुंचे। और तीसरा क्योर, कि अगर कोई उस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का कोई रास्ता है तो उस पे कार्य हो। तो उसको लेके एक स्टीयरिंग कमेटी बनी 2018 में। 7 साल हो गए, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। मतलब वो बस कमिटी बनी, आज तक कोई मीटिंग हुई कागजों ही पर नहीं, बस। कागजों पर। तो अब इसके बाद 18 के बाद सरकार बदल गई, ऐसे बहुत इनसेंसिटिव अधिकारी आ गए, आप किसको, कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और उसके बाद उल्टी उल्टा चीजें अलग हो रही थी, मतलब विपरीत चीजें हो रही थी। जैसे 2021 में ब्लड प्रोसेसिंग चार्ज जो गवर्नमेंट में थैंकफुली 18 से निशुल्क हो गया, सरकारी ब्लड बैंक में देयर वाज नो चार्जेस। आपको ध्यान होगा 21 में इन लोगों ने एक वापस संकल्प निकाला था कि सरकारी ब्लड बैंक में जो लोग निजी से आते हैं, सेवाओं से लेने यहाँ आते हैं, उनको 1050 लेंगे, ऐसा संकल्प निकाल दिया गया। हम्म। उसको लेके हम लोगों ने लड़ाई छेड़ा, धरना दिए, वॉट नॉट। तो ये पूरा एनर्जी और इतना कुछ एक ऐसे काम में चला जाए, सो मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं होता। तो और हम अपने एनर्जी को सेव करते पॉजिटिव कामों में, जो एक हम्म। अचानक ऐसी चीज आ जाती है और जो सब चीजों को डिस्टर्ब करने लगती है। अच्छा, पहले से कैंप कम हो रहे हैं, उसको जी। बढ़ाने की जरूरत है। आज हम लोग एज वॉलेंटियर्स या कोई भी, जितनी यहाँ संस्थाएं हैं, उनको तो साथ लेके आपको कैंप बढ़ाने की जरूरत है। ये तो आपके साथ लाइक आपके साथ एज वॉलेंटियर स्वयं सेवक जुड़ते हैं लोग अपने पैशन जी। से, शौक से, कि हमको समाज के लिए कुछ मान लीजिए करना है, और लोगों को एक भावना होती है कि हम समाज को कैसे लौटाएं। तो एक बहुत अच्छा ये रास्ता है कि आपको समाज इतना कुछ देता है, तो ये एक अच्छा रास्ता है कि हम समाज को इस माध्यम से लोगों को जी। प्रेरित करें, खुद भी रक्तदान करें। तो एक बहुत सारे लोग इसमें आज भी हैं, जुड़े हैं, जो सरकारी ब्लड बैंक या ऐसे ऐसे सेवक से सेवा कार्य से जुड़ जाते हैं। उनको इतना डिमोटिवेट किया, और मतलब सब कुछ चीजें विपरीत होती रही। अब हम्म। फाइनली, अब तो चूंकि अब मामला कोर्ट में था, कुछ सुओ मोटो हुआ, कुछ पीआईएल हम लोगों ने कर रखा था। जी। 2 मामले ऐसे हुए कि वो सुओ मोटो हम लोग अभी इस वक्त ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति तो है, एक चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, जी। जिनका एक दिल है जो लोगों के लिए धड़कता है। किसी की तकलीफ को देख के वो स्वयं स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, ऐसा हमेशा नहीं हम्म। होता। लेकिन इस जी। जी। वक्त कम से कम एक ऐसे लाइक द गार्जियन ऑफ द स्टेट, somebody इज देयर, कि कुछ भी ऐसा होता है तो कोर्ट संज्ञान लेती है और तुरंत करेक्टिव मेजर्स ले लिए जाते हैं। तो अब फाइनली चीजें जो आगे जो दिशा में जा रही हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। इस वक्त जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वहां पे हाँ, बहुत मैं लैप्सेस उसी के पाए बारे में गए बात हैं। कर रहा था। अतुल जी, एक मिनट। हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है, जैसा कि आपने बताया। आप उसमें चूंकि आप सहभागी रहे और आपका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। दो तीन चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो अभी तक चाईबासा मामले में नेग्लिजेंसी किस लेवल पे हुई है, कहां हुई है, कुछ सामने आ पाया है क्या? एक। दूसरा, कोर्ट का रुख क्या है? और तीसरा, जो सरकार है, जो सरकारी महकमा है, जो इससे जुड़े हुए तंत्र हैं, जो इससे जुड़े हुए विभाग हैं, उनका रवैया क्या रहा? कोर्ट, चाईबासा की घटना और उसमें इंतजामिया का क्या रुख रहा, ये मैं जानना चाहूंगा फिलहाल।
देखिए, जो चाईबासा में वह नेग्लिजेंसी थी हुई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नंबर वन। जी तो अब इसमें हमें दो तीन चीजें समझनी होगी। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, ये जैसे अब तो ये जग जाहिर हो गया ये। जी मीडिया से, कोर्ट में तो हम लोग खुद सामने खड़े हैं, चीजों को हम जी सामने सुन रहे देख रहे हैं। तो अब ये जो मैटर्स है ये क्लब हो गया है, और ये जब भी ये होगा हम लोग कोर्ट में सामने रहेंगे। तो ये तो क्लियर था कि वहां जो डॉक्टर जिनकी नियुक्ति थी वो और दो और एडिशनल चार्जेस में थे। तो जी। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति तीन जगह क्या हो सकता है? असंभव है। इतनी कम से शक्ति तो कम किसी डॉक्टर व्यक्ति जैसी में नहीं सेवा है, में। डॉक्टर जैसी सेवा में। तो ये किसने किया? ये तो उसने खुद से तो नहीं किया होगा, तो ये जी तो विभाग करता है। जी इसके बाद जो जांच इन क्वेश्चन है कि ये किट इस्तेमाल किया गया जो भी, तो ये जी किट को प्रोक्योर किया होगा जो भी स्टाफ ने किया, उसने अपने पैसे से तो नहीं खरीदे होंगे। जी उसने तो नहीं खरीदा होगा, विभाग ने प्रोक्योर किया होगा। जी तो विभाग ने जो दिया वो उसी से जांच करेगा। उसका एक साइड ये भी है, जी नेग्लिजेंसी है, लेकिन उसका एक साइड ये भी है कि जो विभाग देगा, विभाग नैट देगा तो वो नैट करेगा, विभाग एलाइजा देगा तो एलाइजा करेगा, विभाग किट देगा तो जी वो किट करेगा। तो जी उसने जो विभाग ने उसको अवेलेबल कराया प्रोक्योर करके, उसने वो किया। अब उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्योंकि वो रैपिड किट होता है, वो मैनुअल होता है। तो ऑब्वियस है कि इसीलिए उसको डिस्करेज किया जाता है। वो इलीगल नहीं है, लेकिन उसको डिस्करेज किया जाता है, और उसको आम तौर पे उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास ब्लड नहीं है, तुरंत जांच करना है, वो तुरंत हो जाता है। जी और इमरजेंसी है, डोनर आया, आप जांच करके दे दीजिए, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल सिनारियो। ओनली एट अ लाइफ सेविंग सम इमरजेंसी मोमेंट यू कैन यूज। इसलिए जी उसको इलीगल नहीं किया गया, क्योंकि वो है बहुत काम की चीज, इमरजेंसी में वो काम आता है। लेकिन कोई चीज जो इमरजेंसी की है उसको आप रूटीन वर्क कर लें। जी लेकिन इसको भी मॉनिटर करने के लिए एक डॉक्टर होने थे। डॉक्टर वहां हो उसके लिए विभाग को एक डेडिकेटेड डॉक्टर करना था, तो तीन जगह कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। आई थिंक ये जो भी क्वेश्चन है ये ऊपर जाना चाहिए, रादर नीचे। कम लोग जिम्मेदार हैं, ये ज्यादा जिम्मेदार लोग ऊपर हैं, जिन्होंने इस जी सिस्टम को उस तरह स्ट्रेंथन ही नहीं किया। एक जी ब्लड बैंक जिसमें 24 घंटा सेवा चलती है, एक डॉक्टर जिसकी 8 घंटा की सेवा होती है, तो आपका एक डॉक्टर से भी एक ब्लड बैंक नहीं चलना है। हम्म आपको तीन डॉक्टर चाहिए एक ब्लड बैंक के लिए। तो यहां उन्होंने एक डॉक्टर को तीन जिम्मेदारी दे दी। तो ये कौन हम्म करता है? ये तो नीचे स्टाफ नहीं कर रहा है, ये तो विभाग कर रहा है। तो अब जो व्यक्ति ये काम करता है, जो विभाग के लोग ये डिजाइन करते हैं और इस तरह ड्यूटी देते हैं अपने यहाँ, और मैन पावर का शॉर्टेज रखते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल है ये सब के लिए। जी बिल्कुल। अब जैसे अब नैट आ भी जाए, तो आज जो आपने पेपर में पढ़ा, जो पॉजिटिव साइड है कि सब जगह अब ये नैट टेस्टिंग करेंगे, तो उसका भी हम्म एक विंडो पीरियड है। तो इसीलिए आई थिंक कल कोर्ट में भी ये बात को बहुत प्रमुखता से हम लोगों ने रखा था कि नैट भी कर लेंगे। अगेन इट्स नॉट सफिशिएंट। जब हमारा सोर्स ही प्रॉब्लम है, तो सोर्स क्या है? जो हम्म हम किस तरह कलेक्शन कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। जी तो हमारा सोर्स सिर्फ और सिर्फ एज पर दी नेशनल ब्लड पॉलिसी, एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ये एक स्वैच्छिक रक्तदाता से होना चाहिए, और नॉन रेम्यूनरेटेड वॉलेंट्री ब्लड डोनर, जिसकी हम्म सिर्फ एक उस भाव और सेवा भाव से वो आदमी रक्तदान करे। जी और वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा? रक्तदान शिविर में। क्यों? हम्म क्योंकि जब देने वाला और लेने वाला आमने सामने होगा, तो देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंसेंटिव। उसका खतरा हम्म तो है कि कुछ लेन देन हो, या जो दे रहा है उसके अंदर कुछ मांगने का भाव हो। लेकिन जी जब आप शिविर में, कैंप शिविर में आते हैं, किसी ब्लड डोनेशन ड्राइव में आते हैं, तो आप जब ब्लड देंगे तो आपको नहीं पता ये किसको मिलेगा। जी क्योंकि आपने, मान लीजिए, एक संस्था को दे दिया, एक सरकारी अस्पताल को दे दिया, जिसको मिला उसको नहीं पता किसने दिया। उसको ये पता है कि मान लीजिए पुलिस विभाग या आज हाईकोर्ट ने कैंप किया तो वहां से आया, किसने हम्म दिया ये नहीं पता। तो देर इज नो स्कोप ऑफ इंसेंटिव। तो देने वाला और लेने वाला एक दूसरे को नहीं जानता है। जी तो ये इसीलिए सेफ माना जाता है कि कोई ऐसा प्रोफेशनल डोनर या पेड डोनर ऐसे जगहों पे कभी नहीं आएगा। इसीलिए ये जो पॉलिसी है, उसमें जो नेशनल ब्लड पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है 8.5, जिसमें बहुत कैटेगरिकली लिखा है कि स्वैच्छिक रक्तदाता से रक्तदान शिविर से ही ब्लड इकट्ठा करना है। और ये जिम्मेदारी, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी किया उसने, कि जो हॉस्पिटल उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो ब्लड
अपने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करके पेशेंट को बेड साइड ब्लड दे। जब वो ऐसा करेगा, कैंप से सेफ ब्लड आ गया, पेशेंट को बेड साइड मिल गया, तो वो मरीज क्या रेक्विजिशन लेके अब बाजार में ढूंढेगा डोनर? नहीं। हम्म, तो ऐसे पेड डोनर, प्रोफेशनल डोनर आएंगे क्या पिक्चर में? नहीं। नहीं ब्लड का ब्लैक मार्केटिंग होगा क्या? नहीं। कोई मैल नहीं। प्रैक्टिसिंग होगा? नहीं। ब्लड बेचा जाएगा? नहीं। तो उसके अराउंड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ जो अभी चलन है कि ब्लड नहीं है, डोनर नहीं है, तो लोगों को दे भी देते हैं तो उसका डिस्चार्ज रोक देते हैं। वो जी आदमी, ऐसे ऐसे मरीज हम लोग रोज पाते हैं कि उनका डिस्चार्ज 2 दिन से रुका है कि वो जी डोनर गांव से आएगा तो उसको डिस्चार्ज करेंगे। अब जी। एक अस्पताल, आम छोटा से छोटा अस्पताल, दिन में 20-30 हजार का बिलिंग कर देता है। तो सोचिए वो ब्लड हम्म। का कॉस्ट क्या हो गया उसके लिए। वो जी बेचारा बिल्कुल। मरीज रिहा हो गया, लेकिन वहां फंसा पड़ा है कि जब तक ब्लड नहीं लौटाएंगे, जबकि पॉलिसी हम्म। कहता है कि अस्पताल का दायित्व है उसको ब्लड देना। लेकिन ये कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। तो कल ये बहुत प्रमुखता से ये बात उठी, और आज उस पे स्वास्थ्य विभाग ने सरकार का क्या हालांकि आज वो सबमिशन था? निकाला भी है। देखिए, सरकार इस बात को पूरी तरह मानी है, बहुत अनकंडीशनल अपॉलजी आया है उनकी तरफ से। और जी सभी दुखी हैं, मतलब इसमें मतलब कोई बोलने की बात ही नहीं है। एंड इसी भाव में लोग आए थे, और अनकंडीशनल अपॉलजी उन्होंने मांगा है कि गलतियां हुई हैं और हम इसको ठीक कर रहे हैं। और अब जो हम कर रहे हैं, ऐसे ठीक करेंगे कि ये दोबारा ना हो। तो बहुत प्रॉमिसिंग, आई शुड से बहुत प्रॉमिसिंग स्टेप्स लिए गए हैं इस 2 दिन के अंदर। इनफैक्ट कल ही कोर्ट का था वो डेट, परसों था आई हम्म, सपोज। और हम्म, कल ये हम लोगों को ये एक आज मुझे वो एक मिनट्स की कॉपी भी मिल गई है। और जी जी। इसमें बहुत ऐसी चीजें विच इज रियली ट्रांस वुड बी ट्रांसफॉर्मिंग। जैसा हम्म, नेट टेस्ट अगर हमारे सारे जिले में हो जाए, बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि आपको रिप्लेसमेंट नहीं लेना है। सभी को, जितने अस्पताल हैं, ब्लड बैंक है, इनको शिविर लगाना है। और जिससे आप स्वयंसेवी संस्थाओं से, जहां आपको मतलब जहां लोग हैं, जहां आबादी है, जहां 10-20 लोग भी हैं, आप पहुंचिए वहां, लोगों को मोटिवेट करिए, सेंसिटाइज करिए। वहां से ब्लड कलेक्शन के लिए लोगों से आग्रह करिए और लोगों को एजुकेट करिए। ये देना भी अच्छा है। अगर आप जी रक्तदान करते हैं, इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो ये हर वो स्टेक होल्डर, और बहुत इंपॉर्टेंटली क्यों, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो मुझे लगता है, जैसे रांची आप पाएंगे तो रांची में सरकारी व्यवस्था कितनी है? दो, रिम्स और सदर। हम्म, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कितने हैं? मुझे लगता है 400 से ऊपर होंगे। हम्म, तो सोचिए, इतना बड़ा स्टेक होल्डर, मुझे लगता है 70% से ज्यादा हेल्थ सर्विस इनके पास है। क्योंकि हम्म, इनके अस्पताल के काउंट ज्यादा है प्राइवेट के पास। जी जी। किसी भी जिला में आप जाएंगे, आपको 70-80 प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे, और गवर्नमेंट एक सदर, हम्म, या हम्म, कोई एक दो तीन जिला है जहां एक मेडिकल कॉलेज भी है, जैसे धनबाद हो गया, या मान लीजिए पलामू, अब वो सदर को ही पीएमसी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, या दुमका में डेवलप हो रहा है, या हजारीबाग वाला हो गया। तो जी वहां भी कैसी सेवाएं हैं कि एक दो गवर्नमेंट है और बाकी आपको 30-40-50-100 प्राइवेट मिल जाएंगे। तो जो मेजोरिटी सर्विस है वो प्राइवेट के पास है, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है। तो हालांकि इस डायरेक्शन में इट्स वेरी क्लियर कि सभी को, आपको रक्तदान शिविर करना अनिवार्य किया गया है। आप रिप्लेसमेंट नहीं मांगेंगे मरीज से, और बेड साइड देंगे। तो ये सुरक्षित ब्लड के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद अगर चलिए हम नैक टेस्ट कर लेते हैं, ये एक बड़ी तो बात हुई, मुझे लगता है लेकिन कि हम, आपसे बातचीत होती रही है इन मसलों पर। तो हाल में जो बातचीत हुई है आपसे, तो उसमें ये भी जानकारी मिली कि इससे पहले भी लंबा संघर्ष किया आपने, कोर्ट में गए, कोर्ट ने जो है वहां गवर्नमेंट ने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, हम इसको कंप्लायंस करेंगे, और उसके बाद वो डिस्पोज भी हो गया। लेकिन बाद में आपने पाया कि उसमें कुछ हुआ नहीं, वो बस एक एश्योरेंस रहा कोर्ट में, और उसके बाद उसमें कंप्लायंस नहीं हुए। इस बात का डर इस बार भी होगा आपको, क्योंकि जो मैंडेटरी किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, ये छोटा स्टेप्स नहीं है। और आप जानते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रवैया है, उसके हिसाब से आपको भी लग रहा होगा कि ये बहुत आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है? मुझसे ज्यादा तो कोर्ट में जजेस को लग रहा था कि भाई 10 साल हो गए, ये जब ऑर्डर आया या डायरेक्शन आया, तो मुझे कोर्ट से ही ये आभास कराया गया कि ऐसे ऑर्डर्स कोर्ट से होंगे कि आप बार बार कंटेम्प्ट में आइएगा। हम्म,
तो हमें बहुत उम्मीद है कि हमें ऐसे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, और कोर्ट में जजेस और चीफ इतने सीरियस है इस मैटर को और इतने सेंसिटिव है इस मैटर को कि इस बार मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड भी निकाल के देखे हैं कि 15 से 18 तक क्या होता रहा और कंप्लायंसेस क्यों नहीं हुए, उसके कारण भी बताए गए। तो ये पूरी जानकारी कोर्ट को है, ये पूरी जानकारी सरकार और विभाग को भी दिया गया, उनके सामने भी, उनके पीछे भी, और बार बार, कि आपने जो आज जो ऑर्डर निकाला है, ऐसे 9-10 ऑर्डर है मेरे पास, और जी सचिव लेवल के ऑर्डर हैं, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। स्वास्थ्य सचिव से ऊपर तो स्वास्थ्य विभाग में कोई होता नहीं है, मंत्री तो ये निकालता नहीं है, सचिव निकालते हैं। तो आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप निकालते हैं, ऐसे तो मेरे पास 4 ऑर्डर और पहले से पड़े हैं, लेकिन कंप्लायंस नहीं है। तो ये जी बहुत ज्यादा इस पे प्रेस किया गया है कोर्ट में, बाहर, हर जगह, कि ये ऑर्डर्स निकलते हैं लेकिन इसका कंप्लायंस नहीं होता। तो इस बार मुझे लगता है ये अनुभव काम आएगा, कि हम लोगों ने जो 4-5 साल झेला, और 4-5 साल ये अनुभव रहा कि, मतलब हम तो उस समय हम लोग समझे ही नहीं कि ऐसा भी होता है क्या, कि सचिव ने लिख दिया और लोग उसको ऐसे ही फेंक देंगे कि भाई कोई मायने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको उसको मॉनिटर करना है या इस पे एक्शन लेना है, वो आदमी के साथ उनका सब कुछ तय है कि कुछ नहीं होगा। जी सो हमारा जो ड्यूटी था, हम कंप्लेंट डालते रहते, लेकिन होता कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं होता। जी लेकिन आज इस ऑर्डर के बाद, जब आज ये मेरे हाथ अभी थोड़ी देर पहले आया है, तो उम्मीद में तो जीना ही चाहिए, हमें फिर बहुत उम्मीद है, और इस बार स्थिति थोड़ी और अलग है। और मुझे लगता है ये मैटर भी बहुत, मीडिया ने भी जिस स्केल में नेशनली इसको हाईलाइट और एक्सकलेट किया है, इस लेवल पे भी एक्सकलेशन कभी नहीं हुआ है। 19 में भी जब ऐसे HIV पेशेंट्स का पता चला, तब भी नहीं हुआ था, इस लेवल पे नहीं हुआ था। जी तो मतलब आज भी, अभी मतलब सेंटर की टीम इस वक्त झारखंड में है, पिछले कई दिनों से सेंटर की टीम यहाँ पे है, और बहुत बारीकी से वो जी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा लकूना है। तो वो तो खैर रिपोर्ट में हमें बाद में दिखेगा, पता चलेगा, लेकिन उसके करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और उसी पे जो रैपिड टेस्ट को पूरी तरह बैन कर दिया गया है इस अभी के लिए। और जिसका जी प्रभाव ये भी है कि कुछ ऐसे ब्लड बैंक है सरकारी भी, जहाँ रैपिड टेस्ट होता है, लेकिन अभी उस जिले में कुछ नहीं हो रहा है। जिले का ब्लड बैंक अभी रोक दिया गया है, उसके उसके ऑपरेशन, और दूसरा जिला उसको मदद कर रहा है, उस जिले के लोगों को। तो लेकिन आई थिंक थोड़ी परेशानी लोगों को अगर थोड़ी बहुत होगी भी, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है डेफिनेटली, कि चीजें इंप्रूव होंगी। लेकिन ये अनुभव सबको है, और हमने इस अनुभव को बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के सबको बताया है कि आपने जो आज ये चिट्ठी निकाली है, ऐसे मेरे पास 10 चिट्ठियां हैं, और हम्म, इसी लेवल की चिट्ठियां हैं, और अनुपालन नहीं होता, तकलीफ उस बात की है। लेकिन इस बार पहले से ज्यादा भरोसा भी है। और मिलने के बाद, बात करने के बाद सबसे, मुझे मतलब विश्वास मेरे अंदर जागा है। जो ऑफिसर्स हैं मुझे गंभीर दिख रहे हैं, दे आर सेंसिटिव ऑल्सो। और समय की बात हो सकती है कि ये सब कुछ एक साथ हुआ है, और इसलिए शायद सब इतने गंभीर और सेंसिटिव हैं। लेकिन मिल के तो लोग अच्छे ही लगते हैं हमें, जब हम किसी से मिलते हैं तो एक अच्छा एक अनुभव होता है कि लोग अच्छे हैं, शायद हो जाएगा। लेकिन एक उम्मीद तो है कि इस बार कुछ अच्छा बदलाव हम देखेंगे। चलिए, ये हम भी चाहेंगे कि आपकी उम्मीद पूरी हो, लेकिन एक मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन में और पत्रकारिता का जो अपना अनुभव रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जी से एक बार मिला था, और मैंने उनसे बात की थी, तो बच्चों के इश्यूज पर जी। मैंने कहा कि एक सोसाइटी में एक जो बज क्रिएशन होता है, जो डिस्कोर्स होता है, तो वो बच्चों के इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं होते हैं, उस पर सोसाइटी बहुत चिंतित नहीं होती है। तो ट्रू। उन्होंने जो बात कही थी मुझे अभी तक याद है, और मेरे ख्याल से इस मामले में भी वो लागू होता है। उन्होंने कहा था कि बच्चे चूंकि वोटर नहीं हैं, बच्चे वोटर नहीं हैं, इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप उस पर ध्यान नहीं देता है, और ट्रू। पॉलिटिकल लीडरशिप ही स्लोगन्स गढ़ता है, पॉलिटिकल लीडरशिप ही बज क्रिएट करता है, नैरेटिव बिल्ड करता है। तो इस पूरे मामले में, जैसे आपने ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, आज वो हैं, कल किसी दूसरी जिम्मेवारी में चले जाएंगे। अगर उनका विलिंगनेस हो भी तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूटी में। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जवाबदेह होता है, तो दो चीजें, एक तो कि पॉलिटिकल लीडरशिप का इस मामले में आपका रुख, आपको क्या लगा
कि किस हिसाब से है और आगे वो जिम्मेवार होगी या नहीं। और दूसरा, पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेवार बनाने के लिए एक जो डिस्कोर्स सोसाइटी में हो, तो उसके लिए भी कोर्ट ने कुछ कहा है क्या? क्योंकि ये जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं सरकार की ही होती है कि वो जन जागरूकता पैदा करे, लोगों को जागरूक करे इसके लिए। इन दो विषयों पर, पॉलिटिकल लीडरशिप के एक्शन के बारे में आपको क्या लगा, और कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव दिए हैं अभी तक इस मामले में कि जन जागरूकता के लिए क्या प्रयास हो? देखिए, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल विल की अगर हम बात करें, जी। तो वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। चाहे वो खुद विभाग के मंत्री हो या सीएम हो। सीएम ने बयान तो चलिए एक खूब देते हैं। कंपनसेशन, नहीं, जो हेल्थ मिनिस्टर है पता नहीं, हमें समझ में नहीं आते। मतलब हमें वो बहुत सीरियस नहीं लगते, कि बहुत लगता है बहुत कि लोगों को समझ में वो नहीं आते। गंभीर, जी। कि गंभीर इस विषय के लिए कितने गंभीर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैंने कभी उनसे संपर्क करने का भी कोशिश हमने नहीं की है अभी तक। बट मुझे लगता है हम लोग जो कर पा रहे हैं, क्योंकि उन तक पहुंचना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो उस तरफ भी बैठे हैं, ये सबको वैसे ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो कुछ या तो मांगने आएगा या उसका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। तो जी। ऐसे लोग मुझे लगता है ज्यादातर ऐसे ही देखते सोचते हैं, और उनके आसपास लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो और मेरे मेरे पास वो साधन नहीं है कि मैं बहुत आराम से उनके पास जाके उनको नाप करके समझ करके उनको कन्विंस कर सकूं। और ना मेरे अंदर उतनी शक्ति भी है, इसलिए उनसे हम थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। सो जो मेरे मेरे लिए संभव है कि ये विभाग के अब सारे लोग, कम से कम हम लोग बहुत अच्छे एक वार्ता के लेवल पे आ गए हैं। चाहे वो कोर्ट का इंटरवेंशन हो या ऐसी परिस्थिति आ गई ऐसी, लेकिन अभी एटलीस्ट हम विभाग में नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको वन पेज पे पा रहे हैं, और उन दे आर साउंडिंग वेरी सीरियस। और लग रहा है कि जैसे बहुत गंभीर रूप में जैसे डायरेक्शंस भी आए हैं और जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत इंप्रूव करेंगी। आई एम वेरी पॉजिटिव। पॉलिटिकल विल में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो आइडिया है पॉजिटिव नहीं है। सो आई हैव नो पॉजिटिव नोशंस। एक होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ही हो जिसके लिए आप बहुत पॉजिटिव सोचेंगे। सो मेरे अंदर कोई पॉजिटिव नोशन नहीं है कि वो व्यक्ति आगे आके इसमें कोई कार्य करेंगे। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता है, ऐसा फीलिंग नहीं है मेरे अंदर कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। एक वाइब्स आता है, वो भी ऐसा नहीं है मेरे अंदर कि वो अपने लेवल पे कुछ ऐसा, क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो सोर्स है कि रक्तदान शिविर कैसे बढ़े, इस पे उन्होंने चर्चा भी नहीं की है। और मे भी हो सकता है उनको ब्रीफली इसके बारे किसी ने अच्छे से ब्रीफ नहीं किया है कि हाउ टू रियली फिक्स दिस प्रॉब्लम। लेकिन थैंकफुली विभाग के लोग इसको समझे हैं और उस अनुरूप उन्होंने एक डायरेक्शन निकाला है। और हो सकता है उनकी सहमति हो, अगर उनकी सहमति उसमें है और तभी शायद ये हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन पर्सन इस तरह से ऐसा कोई इंप्रेशन हमारे ऊपर उनका नहीं है। और जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन जागरूकता के लिए सरकार कोशिश करे न करे, आपने 15 सालों से ये मशाल जलाए रखी है और आगे भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप ये मशाल आगे भी लेकर बढ़ेंगे। लोक चेतना इसमें जितना सहभागी हो सके आपके लिए जरूर होना चाहेगा। और जब भी आपको लगे कि ऐसे कार्यक्रमों में हमारे जैसे लोग शिरकत करके कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं इस पूरे मुहिम को, तो उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। फिलहाल समय की मर्यादा है, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन जल्दी ही आपको मैं फिर तकलीफ दूंगा। और ऐसे कई बिल्कुल। मुद्दे हैं जिन पर आपकी जानकारी का, आपका जो एक अनुभव है पिछले 2 दशकों का लगभग, उसका लाभ लूंगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लोक चेतना के दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।